Lesson number 3, cultural factors in complex decision making. इंट्रोडक्शन में स्मॉल डिसीजंस एंड बिग डिसीजंस. डिसीजंस जो हैं उनको बनाना ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और हर एज में, हर कल्चर में ह्यूमन बींग्स के पास ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर उसने दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान में कोई कुछ चूज़ करना होता है. वेदर वो जो है वो मेहनत पर अटैक करना हो फ्रॉम लेफ़्ट साइड और राइट साइड, या तो आपने रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा मंगवाना है या पास्ता, या फिर आपने इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करनी है या फिर आपने अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी. तो इसमें जो है वो आपने डिसीजन लेना है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनाए गए हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम लोग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन ये मॉडल जो हैं वो हर रिस्पेक्ट से जो है वो डिफ़र कर रहे हैं. लाइक दे हैव वेरिएशंस ऑफ एक्सपेक्टेशन टाइम्स वैल्यू प्रिंसिपल, जिसका ये मतलब हुआ कि आप यूजुअली ह्यूमंस क्या सिलेक्ट करेंगे, वो डिसीजन लेंगे उस अल्टरनेटिव्स में, वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हाई सब्जेक्टिविटी एंड हाई लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस होगी, जिसमें उनको पता चल रहा होगा कि ये इससे जो है वो रिलेट कर रहा है और ये इससे जो है वो कामयाबी इससे हासिल हो सकती है. जैसे कि आप सपोज कर लें कि आप जो है वो एक चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और आप उस टॉपिक को वैल्यू भी करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो चांसेस हैं कि आप इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर देंगे. लेकिन अगर आप इन दोनों कंडीशंस पर पूरा नहीं उतरते, ये दोनों कंडीशंस आपस में नहीं मिल रही, तो आप क्या सोचोगे कि आप कुछ और करने की सोचोगे. इसी तरह जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने जो है वो इसको जो है वो काफ़ी इसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग रियल में इन सिंपल मॉडल्स के थ्रू. जैसे कि आप ये कह लें कि कोई कॉमन जो नहीं है, देयर माइट बी नो कॉमन यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच टू मेजर डिफरेंट टेक्स्ट बुक इन अ मूवी. जैसे कि आपके पास जो है वो कोई कॉमन वैल्यू नहीं इन्वॉल्व होती कि आपने जो है वो आपने गुजारना है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम विद अ टेक्स्ट बुक और इन अ मूवी. तो आपके लिए जो है वो इसमें कोई जो है वो वैल्यू आपकी कोई कॉमन इन्वॉल्व नहीं होती कि आपने जो है वो इतना ही टाइम जो है वो आपने मूवी देखने में गुजार देना है या इतना ही टाइम आपने टेक्स्ट बुक को रीड करते हुए गुजार देना है. तो जो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग होती है वो थोड़ा सा जो है लाइक सीरीज़ ऑफ डिसीजंस, जिसके अंदर आपने जो है वो जस्ट सिंगल वन शॉट डिसीजन नहीं लेना होता, उसके ऊपर आपको एक बिल्कुल सीरीज़ ऑफ डिसीजंस होते हैं. यानी कि जैसे कि आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आप अपने रूम को कंफर्टेबल बनाएं, तो आपके लिए क्या होगा कि आप सिर्फ ये नहीं कर लेंगे, आप 3 से 4 अल्टरनेटिव्स नहीं बना देंगे कि अच्छा इसके मुताबिक हो जाएगा या ये इसका रैशनल क्राइटेरिया है तो इसके मुताबिक मैं जो है वो रूम सेट कर लेता हूँ. बल्कि आप ये करेंगे कि आप जो है वो एक डेस्क उठाकर एक वॉल से दूसरी वॉल तक ले जाएंगे. आप वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो कबर्ड की ज़रूरत है, उसको एक नई प्लेस पे जो है वो रिप्लेस कर देंगे आप. फिर आप जो है वो बेड को देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो ये सूटेबल लग रहा है, किस वॉल के आगे जो है वो ये बेटर लग रहा है. फिर जो है वो आप क्या करेंगे कि फिर आप सोचेंगे, आपने जो इमेजिन किया होगा कि आपने ये डेस्क मूव करके जो है वो आपका रूम कैसा लगेगा. तो देन फाइनली आपकी जो है वो सक्सेस वाली पोजीशन आएगी और वो जो है वो आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग, मतलब जो आपकी लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस है ना, वो जो डिसीजन मेकर है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगी. यानी कि डिसीजन मेकर के लिए ये जो है वो अनक्लियर होता है. अब जैसे कि आप कोई सोच रहा है कि जैसे उसने साइकोलॉजी में एडमिशन ले और मेडिसिन में एडमिशन ले, तो वो एक एस्टिमेट क्या करेगा, एक एस्टिमेट होगा कि उसकी अपनी लाइकिंग क्या है और वो जो है इन सब्जेक्ट्स में से जो है वो कौन सा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इसको आगे लेके जा सकता है, उसको परस्यू करेगा. तो बेस्ट क्राइटेरिया तो इसका ये होगा. लेकिन अगर इसकी और हम बात करें तो जो दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि जॉब प्रॉस्पेक्ट में हो गया, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अनक्लियर होती हैं. देयरफॉर जो डिसीजन मेकिंग है ऑन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर या जो भी ऑन इश्यूज़ हैं वो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है. उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को नहीं कंफर्म होते क्योंकि वो जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है. सिंपल मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वैल्यूज़ या फिर हम लोगों ने आउटकम्स को देख के जो है वो हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
बेसिकली क्या है रीज़न इसकी, क्या है कि क्या है क्यों बिग डिसीजन जो है वो हम लोग इसमें हम बिग डिसीजंस को क्यों हम लोग कल्चरल नॉर्म से रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो कल्चर्स हैं उसमें डिसीजंस को हम लोग किस तरह लेते हैं, हाउ व्यू द वर्ल्ड, यानी कि हम लोग दुनिया को देखते हैं कौन से जो है वो गॉड पर बिलीव किया जा सकता है, कौन सा प्रोफेशन है उसको लर्न किया जा सकता है, कहाँ पर रहा जा सकता है, किससे जो है वो किसको अपना मेट बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये किस से इन्फ्लुएंस होती हैं, ये हमारे सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ही होती हैं, ना कि ये जो इंडिविजुअल डिसीजन से। तो इसमें हमारे जो है वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी डिसीजन मेकिंग को। तो ये जो लिमिट है ये इंडिविजुअल फ्रीडम की नहीं होती। अब दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये काफ़ी बर्डनाइज हो जाता है कि कॉन्स्टेंटली आप मेकिंग डिसीजंस जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको ना तो दिखने के मिल रहे हों और ना ही जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके काफ़ी अनक्लियर हों। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू जो है वो लास्ट 2 सदियों से क्या इन्होंने जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो इसमें गेन कर लिया हुआ इन स्टडिंग दीज बिग डिसीजंस। तो ये काफ़ी जो है मैं इसके इनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस भी आए हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। तो ये देखा गया है कि पिछली जो है वो इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री में नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि डिसीजन जो बनाए गए हैं इंडिविजुअल्स को वो पोटेंशली हार्मफुल होते हैं या तो फिर वो बेनिफिशियल होंगे टू मैनी इंडिविजुअल्स। यानी कि जैसे कि आप बात कर लें कि न्यूक्लियर पावर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी ऐसा जो है वो रीडर सोच सकता है। बट इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि एक इंक्रीज इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ दीज डिसीजंस, जैसे कि साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट कर रहा है उनको, टिपिकल एरर्स होते हैं जो कि उनको जो है वो बनाने में हम लोग कमिट कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो है वो अटैम्प्ट्स जो हैं ये किसको इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ये फॉर्मली कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, हम लोग कल्चरल फैक्टर्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इस फॉर्म ऑफ डिसीजंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि काफ़ी जो है वो कौन से हम लोग किस तरह इसको कर सकते हैं कंसीडर बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्टेक्स्ट, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एक प्राइमर ऑन कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग CDD। अब बहुत सारे जो हैं वो बड़े डिसीजन जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उनको जो है वो दूसरे स्मॉल डिसीजन से उनको जो है वो डिफ़र कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो बहुत जो है जो कि इजीली जो है वो टेक्टेबल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन फीचर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली बात आती है कम्प्लेक्सिटी की। अब कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कि डिसीजन मेकिंग जो सिचुएशन होती है वो जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वो वेरिएबल्स उनको जो है उनको देखा जाता है जो कि उस डिसीजन मेकिंग के अंदर उन फैक्टर्स को देखा जाता है कि इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दीज वेरिएबल्स आर हाईली, वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फैक्टर्स आपस में ही इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हम इंडिपेंडेंटली डील नहीं करते बल्कि ये एक टाइट नेटवर्क बनाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं मल्टीपल गोल्स की। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं यूजुअली हैज़ मतलब वन वेल डिफाइंड, इनका कोई गोल नहीं होता, बल्कि ये जो है इनके पास डिससेटिस्फैक्शंस काफ़ी होती हैं, यानी कि ये प्रेजेंट सिचुएशन से जो है वो काफ़ी डिससेटिस्फाई कर रहे होते हैं। कुछ इनके पास डिग्री होती है इम्प्रूवमेंट की, वो ओपन होती है क्योंकि इसके पास जो है वो काफ़ी पॉसिबल गोल्स जो हैं वो आपस में ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल गोल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनामिक्स की। तो सिचुएशन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है ये कांस्टेंट नहीं रहती, ना ही ये वेट करती है डिसीजन मेकर का कि ये वो आएगा कुछ करेगा या कोई एक न्यू डिसीजन लेकर आएगा, बल्कि ये जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप करती है एक्शंस को ऑफ द डिसीजन मेकर। ये डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो सिचुएशन को बना रहे होते हैं और सब्जेक्ट मतलब उसके अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो इम्प्रूव करने की बजाय जो है वो उसको ख़राब हालत में चली जाती हैं इन डिफरेंट वेरिएबल्स की वजह से, इस सिचुएशन को जो है वो ख़राब कर देते हैं। ओपेकनेस, जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है वो एक ऑब्वियस नहीं है, ना ही वो क्लियर है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं ना ही वो नाउन होते हैं, म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो क्लियर अनक्लियर बिल्कुल नहीं होती हैं, हिडन टाइप होती हैं। जो करंट सिचुएशन होती है इन वेरिएबल्स की वो डिफ़िकल्ट टू अचीव होती हैं। तो
बेशक जो है वो ये फीचर्स जो हैं कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के हैव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन मेकर, उसको जो है वो क्या एक एक्सपीरियंस करना पड़ता है फेयर डिग्री ऑफ टाइम प्रेशर एंड देयर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो जो नॉलेज होता है वो इनसफिशेंट होता है और ये अनक्लियर होता है कि अब इसको क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो जो वेल नोन सॉल्यूशंस होते हैं वो भी काम नहीं करते, डिसीजंस भी जो है उस टाइम जो है वो काफ़ी अफेक्ट उनके ऊपर इंटेंड हो रहा होता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट हो या फिर उसके कोई भी शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं। इसके अंदर जैसे कि हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की, कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो कंट्रीज़ हैं उनमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्टूडेंट बॉडीज़ पार्टिसिपेट करती हैं लार्ज लेवल पे या स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे या बाय लाइक मैनेजिंग द यूनिवर्सिटी। तो उनका क्या है, इमेजिन कर लें कि वो जो है वो हम आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट पॉपुलेशन को, ठीक है, और वो जो है वो काफ़ी इनफेक्टिव है, उनका जो है वो एक्ट्स जो है वो क्लियरली जो है वो वाइस्ड स्टूडेंट इंटरेक्ट्स के जो मुताबिक होने चाहिए। अब आप जो है वो पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हैं, आपको जो है वो इस सिचुएशन में आप काफ़ी जो है वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं कि एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आप जो है वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए खड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो आपको ये लगता है कि वो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जस्ट अपने इंटरेस्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को जो है वो ना तो वो उनको जो है वो क्या करते जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपके लिए ये सारे फीचर्स जो हैं वो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की तरफ ले जाएंगे। आपके पास काफ़ी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो वेरिएबल जो हैं, जैसे आप वेरिएबल्स क्या हैं कि अब वो फाउल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको जो है वो ये लेंगे कि जो भी उसके अंदर प्लेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम ईच अदर। हर एक्शन जो है ऑन द साइड ऑफ द ग्रुप प्लेयर्स वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन को। अब इसके अंदर आप बात कर लें कि जो आपकी इत्तेहादी होती है या आपकी ये जो आपने उसके अंदर आपकी डिससेटिस्फाइंग सिचुएशन है, तो आप इसके अंदर क्या, आपका क्या गोल होगा, क्या आप इन्फ्लुएंस करोगे उन रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी पॉलिटिकल पोजीशन के बारे में, या आप उनको जो है वो सीधा कर लेंगे, या आप क्या करोगे, आप खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, या फिर आपको इंटरेस्ट होगा कि आप कैंपस पॉलिसीज़ या उनके जो पर्सनल पावर को जो है वो आप उनको जो है वो उनका एम है, या आप उनके जो है वो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करें, इम्प्रेस करें फ्रेंड्स को, या फिर जस्ट जो है वो डू यू एक्चुअली वांट टू कंपनसेट, यानी जो पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उनको आप कंपनसेट करना चाहोगे। तो इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए जो कि आपके पास अब मल्टीपल गोल है, कोई एक डायरेक्ट गोल नहीं है, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं टू चूज़ द वन। अब जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपके प्लान के दरमियान में आपके क्विक आपका जो है क्विक एक्शन के जो लिया है आपने उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो जस्ट डायनामिकली डेवलप नहीं हो रही इसके अंदर, बल्कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके पास क्लियर हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास एक रफ आइडिया है कि ऑफ हु द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आर, कौन कौन हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते, आप उनकी सफिशिएंट डिटेल नहीं जानते, आप उनके इंडिविजुअल गोल्स को नहीं जानते, व्हाट देयर रिलेशनशिप लुक लाइक, उनके रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं, या फिर वो किस तरह जो है इन इश्यूज़ को लेकर आप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इश्यूज़ हैं वो उन इश्यूज़ को लेकर किस तरह सोचते हैं। तो ये जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेकिंग डिसीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स बना जाती हैं डायनामिक एक सिचुएशन को, जिसके अंदर आपको जो है वो मिक्सचर ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स का होना, सेटिंग प्रायोरिटीज़, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। आपके डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं आपकी करंट स्टेटस के अंदर। आप एनालिसिस करते हो डेवलपमेंटल ट्रेंड्स की, डिसाइड करते हो ऑन अ जनरल स्ट्रेटजी का गेम प्लान क्या है, फिर आप प्लानिंग करते हैं ऑफ एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, जो भी आपने स्टेप्स जो हैं वो आपने उनका सीक्वेंस है उनको इम्प्लीमेंट करना है। इफेक्ट कंट्रोल, आपके पास मॉनिटरिंग रिजल्ट, जो भी आपका एक्शन है उसके ऊपर आपको मॉनिटर करना है,
और जो भी अगर आपको ज़रूरत है रिवीजन ऑफ वंस गोल, या फिर आप जो कि आपकी स्ट्रेटजी चल रही है आपने उनको जो है वो इम्प्रूव करना है ऑन फर्दर प्लान जो भी आपके पास चल रहा है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ये जो सारी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं इनको एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपने जो है वो एक ही सिचुएशन के अंदर हैंडल करना है। अब अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव को चेंज करें, तो अगर हम बात करें कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की, ये क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एंगल बना दिया इन्होंने। हम लोग इसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं ह्यूमन अपीयर, ह्यूमन जो है वो डू नॉट मतलब फुली एक्यूप्ड नहीं होते हैं कि वो ये जो इन सारी डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल कर सकें। अब जैसे कि इनके ऊपर जो है वो केस स्टडीज़ हुई थी, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, रिपीटेडली इनको जो है वो टिपिकल इनके अंदर एरर टेंडेंसीज थी इनके अंदर। तो इनको जस्ट जो है वो क्यों करने के लिए CDD जो है उसको क्या रिक्वायरमेंट उसकी थी, स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट अडॉप्टेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ थॉट्स। अब इसके ह्यूमंस के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ये कम होती है। मतलब आप वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के बजाय कांस्टेंट अडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स को यूज़ करने के बजाय they used methods, they tend to establish methods quickly for arriving at decisions। आप इस्टेब्लिश करते हो मेथड्स को ताकि आप डिसीजन तक पहुँचो को, आप उनको एक न्यू सिचुएशन तक आप उसकी जो है वो पिछली जो है वो एप्लीकेबिलिटी जो है वो उसको चेक किए बगैर आप उनको जो है वो नई सिचुएशन तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो यही एरर टेंडेंसी जो है ये रिलेट कर रही होती है दूसरे पोटेंशियल एरर से, यानी कि लेक ऑफ एक्सप्लोरेशन आपके पास क्या आती है कि आपके पास एक ब्रॉड ओवरव्यू, मतलब गेनिंग ऑफ अ ब्रॉड ओवरव्यू, डिफरेंट जो उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उनका ऊपर आपका जो है वो ओवरव्यू होना, एक जो है वो उसके ऊपर आपकी गेन करना। लेकिन आपके यहाँ पर लेक ऑफ एक्सप्लोरेशन हो जाता है। इवन के आप जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सेंट्रल रिडक्शन करते हैं, यानी कि वो टेंडेंसी कि जस्ट टू पिक वन फैक्टर एज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि उन्होंने जो डिसीजन करना है अब उनमें से डिफरेंट फैक्टर्स में से वो जस्ट वो एक फैक्टर्स को लेकर डिसीजन को डिसीजन कर लेते हैं एंड दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ दैम। सेंट्रल रिडक्शन जो है वो ऑफ कोर्स हम इम्प्लाई करते हैं वो अब जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके अंदर हम इग्नोर कर देते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिसीजंस के, या प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि जो मेजर रीजंस हैं फॉर सो मैनी फैकल्टी डिसीजंस इकोलॉजी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। जनरली ये है कि जब हम प्लानिंग करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ डिसीजन, ह्यूमन जो है वो उस ऑटोमेटिकली जो है वो डोमिनेंट मोटिव के ऊपर जो है वो जमे हुए होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो डिसीजंस तो बनाते हैं लेकिन विद द एम ऑफ रिमूविंग द मोस्ट प्रोमिनेंट शॉर्टकमिंग, जो भी उनके पास जो शॉर्टकमिंग आ रही है उसको जो है वो रिमूव करते हैं। इवन के उनको जो है वो प्रोमिनेंट वन जो है वो आल्सो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और नहीं भी हो सकते। स्ट्रेटजिक लेवल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो एक इनसफिशिएंट अडॉप्टेशन बना देता है ऑफ डिसीजंस, जो कि सर्कमस्टेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो है वो टिपिकल फीडबैक ओरिएंटेशन को भी जो है वो गेन, इससे थ्रू जो है वो टिपिकल फीडबैक ओरिएंटेशन भी गेन हो जाएगी। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन जो भी उनके पास अपीयर हो रही है, जो भी उनके पास डिमांड है, ठीक है, और ये बस खुद से नहीं बल्कि जो है वो ये अटैम्प्ट कर रहे हैं टू चेंज इन द डायरेक्शन दैट सेटिस्फाइज देयर इंटेंशंस। अब जो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो आप जो है वो काफ़ी जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3 फैक्टर, जैसे कि फर्स्ट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्लानेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे कि कल्चर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिफ़र कर रहे होते हैं पब्लिक लाइफ से। इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द प्राइवेट एंड द सोशल पीपल आर प्रिडिक्टेबल, लेकिन ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट स्फेयर्स में इन्वायरमेंट की जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अगर एक इन्वायरमेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल है तो तब जो है वो इतना कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि जो है वो वहाँ पर जो है वो रूटीनाइज जो सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल होंगे हर चॉइस के लिए। लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हो, जहाँ पर डेवलपमेंट होगी यानी कि लिमिटेड प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर हम लोगों को CDD जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर इज़ एक्सपोजर, ये वो डिग्री है कि जिसके अंदर कल्चर को रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायर करता है और प्रमोट करता है एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के जो वो डिफरेंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारी स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग को। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो हमारी कलेक्टिविस्ट कल्चर होगा उसके अंदर पर्सनल बेनिफिट्स उनको लेस वैल्यू किया जाएगा। इफ़ जो है वो उनके दूसरे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं या फिर वो जो है उनकी वैल्यू जो है वो इन डेंजर्स। तो जो देयरफॉर जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है ना उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं वो प्रोसीड करते हैं मोर केयरफुली एंड और वो जो है वो सोशल इम्प्लिकेशंस ऑफ डिसीजंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो अटेंशन देते हैं। थर्ड वन इज़ पावर डिस्टेंस एंड सोशल हायरार्की। ये जो वेल नोन कल्चरल डायमेंशंस हैं ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के तरीके को शेप करने में। अब जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो सेंस करते हैं जब जो है वो एक सफिशेंट एक तरीका होता है नॉट ओनली टू मेक अ सीरीज़ ऑफ डिसीजंस, यानी कि सिर्फ डिसीजंस की सीरीज़ को बनाने के लिए नहीं बल्कि उनको जो है वो काम अमल में लाने के लिए। अब ये जो नोशन है कंट्रोल स्पेन ये इस आइडिया को जो है वो कैप्चर करती है। जो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स हैं वो क्या करते हैं वो जो है वो कंट्रोल स्पेन को जो है वो लिमिट कर देते हैं इंडिविजुअल्स के नॉट ऑन द टॉप ऑफ हायरार्की, बल्कि जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को भी जो है वो क्या करते हैं हैम्पर करते हैं रेदर देन प्रमोटिंग इट, उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अटेंशन किसको देते हैं एडवर्स सोशल इम्प्लिकेशंस ऑफ डिसीजंस को, और जो कि जो है वो उसके बाद कंजर्वेटिव उनको नहीं करते बल्कि जो कि रिस्क अवॉइडेंट होते हैं। डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। अब यहाँ पर जो है वो कल्चर जो है किस तरह इन्फ्लुएंस करें ह्यूमन इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग या फिर जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का यहाँ पर जो है वो काफ़ी रोल्स है। कॉग्निटिव थ्योरीज हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अब यहाँ पर जो है उनका जो है वो काफ़ी जो है वो स्मॉल है एक्सटेंट था क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की रिसर्च का। जो कल्चर की स्टडी है और डिसीजन मेकिंग है ये रिलेटिवली न्यू है और अनएक्सप्लोर्ड जो है वो फील्ड है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स को, अप्रोचेस को, जो कि हम लोग डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं इन 3 क्रॉस कल्चर स्टडीज़ जो कि हमारे इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स को बनाती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैथडोलॉजीज़। डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव मॉडल्स एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स। अब जो डिसीजन मेकिंग है ये किसके दरमियान में डिफरेंट ऑप्शंस के दरमियान में एक सिलेक्शन है। हम डिसीजंस बनाते हैं एक डे के अंदर कि व्हेन वी गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड चूज़ अ बॉटल ऑफ मिल्क, व्हेन वी सिलेक्ट अ टीवी चैनल, वी डिसाइड व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू ईट फॉर द ब्रेकफास्ट, या फिर हम जो है वो एक नई डीवीडी प्लेयर जो है वो ख़रीदते हैं, या फिर हम जो है वो वही जो है वो पॉकेट मनी जो है वो सेव कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट हॉलीडे ट्रिप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि एक जॉन स्टूडेंट है, उसने जो है वो स्कूल फिनिश कर लिया। अब उसने डिसाइड करना है कि वेदर टू स्टडी साइकोलॉजी, अकाउंटिंग और आर्ट। साइकोलॉजी इज़ फॉर चॉइस 1, अकाउंटिंग इज़ चॉइस 2 एंड आर्ट इज़ चॉइस 3। अब इनमें से कौन सा जो है वो स्टूडेंट चूज़ करेगा सब्जेक्ट। अब हम यूजिंग नॉर्मेटिव मॉडल डिसीजन मेकिंग के हम क्या करते हैं इसके अंदर हम ट्राई टू एक्सप्लेन कि कौन सी बेस्ट चॉइस है अमंग सेवरल चॉइसेस। इस एफर्ट को एक्सप्लेन करने के दौरान मतलब क्या होता है कि जो वॉन नोमैन एंड मॉर्गेनस्टन है 1944 में इन्होंने यूटिलाइज़ किया नॉर्मेटिव मॉडल को, और जिसको कहा गया एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो जॉन विल मेक द डिसीजन डैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो किसका अल्टरनेटिव है, वो इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन आउटकम एंड इट्स यूटिलिटीज़ एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द, मतलब अब यूटिलिटी ऑफ आउटकम, जो भी आउटकम की यूटिलिटी होगी और जो भी उसकी जो है वो आउटकम गिवन आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो जॉन एस्टिमेट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर सब्जेक्ट की। तो उसने क्या सोचा कि सक्सेस रेट जो है वो इज़ हाईएस्ट इन आर्ट में 80, साइकोलॉजी में 70 एंड अकाउंटिंग में 50। लेकिन उसकी जो पर्सनल वैल्यू ऑफ सक्सेस है यानी यूटिलिटी विल बी इवेलुएटेड इससे। अब जॉन ने क्या एज्यूम करना है, फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, तो फॉलोड बाय आर्ट एंड देन अकॉर्डिंग। तो फेवरेट में क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी 20, आर्ट 15 एंड अकाउंटिंग 10। तो फाइनली जो है वो जॉन क्या अल्टरनेटिव यूज़ करेगा विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इन आवर केस। तो साइकोलॉजी 14, अकाउंटिंग 5 एंड आर्ट 12।
अब यहाँ पर जो है वो जॉन जो है वो जो डिसीजन बना रहा है, इज़ दिस वाकई फॉलो कर रहा है रैशनल ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। सबसे पहले तो जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं वो भी लिमिटेड नहीं है एक या दो से, बल्कि उनके अंदर जो है काफ़ी लैंग्वेज, लॉ, मेडिसिन, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारी लैंग्वेजेस अंदर डिफरेंट आ रहे हैं। तो जो फर्स्टली जो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द चॉइस ऑफ वन अल्टरनेटिव, बल्कि ये जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ पॉसिबिलिटी रेलिवेंट अल्टरनेटिव्स। दूसरी हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सक्सेस क्राइटेरिया। जो सक्सेस क्राइटेरिया है जस्ट जो है वो गुड डिग्री पर तो नहीं होता। अब उसकी जो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है, यूनिवर्सिटी की इज़ंट द रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी आल्सो इम्पोर्टेंट। जो बैड डिग्री है फ्रॉम हार्वर्ड बेटर देन अ गुड डिग्री फ्रॉम नॉट सो नोन यूनिवर्सिटी। अब हर एनदर जो है वो सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो उसको एक चांस देगा टू गेट अ वेल पेड जॉब आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज। तीसरी बात हम करें कि जॉन ने किस तरह जो है वो असाइन किया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को टू द प्रोबेबिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ ऑफ ईच अल्टरनेटिव। क्यों उसने जो है वो यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी गेट अ वैल्यू ऑफ 20 एंड नॉट ऑफ 17 और 23। अगर साइकोलॉजी जो है वो गेट वैल्यू ऑफ 17 तो जो एन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या हो जानी थी, 70 इंटू 17 इज इक्वल टू 11.9। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि आर जो है उसके पास जो है वो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थी 12 एंड उसकी जो है वो बेस्ट चॉइस भी। इट डजंट सीम इजी टू असाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू। जो भी प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी के ऊपर जो है वो असाइन करना ये काफ़ी आसान काम नहीं है। फोर्थ, इन रियल लाइफ चॉइसेस जो हैं वो किस पर बेस होती हैं, विद द हाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफन डेट आर नॉट टेकन। जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि जॉन जो है वो कौन सा स्पेसिफिक कोर्स जो है वो चूज़ करेगा कि वेदर आर माई फ्रेंड्स आल्सो स्टडिंग द सेम कोर्स, व्हाट डज माई बेस्ट फ्रेंड सजेस्ट, या आई नो वन टीचर हु इज़ ग्रेट सो आई विल स्टडी व्हाट ही टीचेस बेस्ड ऑन द फेवरेट टीचर। अब जो फिफ्थ क्रिटिसिज्म है वो है नॉर्मेटिव मॉडल पर, ठीक है, कि ये जो है वो एक्सप्लेन गिवन अल्टरनेटिव्स को जो है वो यानी कि बेस्ट चॉइस अल्टरनेटिव्स को तो एक्सप्लेन कर रहा है कौन सी बेस्ट चॉइस अल्टरनेटिव है इज़, बट दे डू नॉट डील विद द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज हैं डिसीजन मेकिंग की वो डील करती हैं इस टॉपिक के साथ, यानी कि वो डील कर रही हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ। तो जॉन जो है वो क्या करेगा, जस्ट नॉट प्रोबेबली सिट डाउन और सहे कि नाउ आई विल चूज़ व्हाट आई वांट टू स्टडी। वो उसके ऊपर सोचेगा अबाउट द प्रॉब्लम फॉर सेवरल मंथ्स सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, और उसके ऊपर जो वो हेल्प लेगा फॉर द डिसीजंस, डिफरेंट लोगों से बात करेगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, जस्ट नॉट एज अ सिंगल एक्ट बल्कि अ प्रोसेस, बट एज अ प्रोसेस जो कि जो है वो उसकी कॉग्निटिव उसके अंदर जो है वो प्रोसेस भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। जॉन ने फर्स्ट तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि डेट चूजिंग अ सब्जेक्ट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर जो है वो उसके ऊपर परेशान नहीं है तो उसको जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। इफ़ अगर उसका जो है उसके व्यूज़ जो है वो सिलेक्शन एक सब्जेक्ट पर एज अ प्रॉब्लम, तो वो क्या करेगा उसके ऊपर उसके पॉसिबल इफेक्ट्स की तरफ सोचेगा कि इफ़ आई स्टडी आर्ट आई माइट हैव फन बट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अर्न मनी एंड आई डू नॉट वांट एंड ऑलवेज टू वरी अबाउट माई फाइनेंसेस। तो ये डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पॉसिबल जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो सोचेगा। सपोज कि जॉन ऑलरेडी थॉट अबाउट हिज गोल्स अर्निंग मनी एंड हैविंग फन, क्या वो फिर क्या कौन सा गोल प्रायोरिटाइज करेगा, मेंशन करेगा अर्निंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू हिम। तो जॉन जो है वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा, फ्रेंड से पूछेगा अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एट कॉलेज, या अपने सीनियर से पूछेगा, उसके ऊपर एक ब्रॉडर व्यू लेगा, उसकी बेटर प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा, स्टेप बाय स्टेप वो एक मेंटल मॉडल जो है वो डेवलप करेगा, उसके ऊपर जो है वो डेवलप कर रहा होगा पॉसिबल कोर्सेज पर, एडवांटेजेस पर, जो भी उसके पास जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जाएंगे। इस नॉलेज के साथ ही विल डेवलप सम प्लान्स अबाउट व्हाट टू स्टडी। तो वो इवेलुएट करेगा डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, कंपेयर करेगा उनको एक के साथ, रिजेक्ट करेगा बैड अल्टरनेटिव्स को, और फाइनली वो एक डिसीजन बना देगा अबाउट व्हाट टू स्टडी। प्रोबेबली इवन अप टू डे अब जो है वो उसने जो है वो एक रजिस्टर करवा लिया उसकी फॉर हिज फर्स्ट क्लास। कुछ वीक्स के बाद जो है वो जॉन जो है वो ये सोचता है कि येस दिस इज़ द राइट चॉइस। तो उसके जो है सारे जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के वो एक फॉलोइंग लिस्ट के अंदर हम समराइज़ करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, रिकॉग्नाइज दैट अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट
फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके कॉजेज़ एंड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे गोल्स को, उसके जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन तैयार करेंगे, उसके प्लान करेंगे, फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो जो भी पॉसिबल डिसीजंस हैं उनको इवेलुएट करेंगे, एक रेफरेंस अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेंगे और हम लोग बैड अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट कर देंगे। जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेंगे और फिर हम उस डिसीजन के बारे में जो है वो उसको रैशनलाइज करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और फिर हम जो है वो हमारे पास आउटकम आएगा उसको हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली बात आती है थिंक अ लॉट बिफोर यू मेक अ डिसीजन और टॉक टू अदर्स बिफोर यू डिसाइड। इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविज्म जो डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर कुछ एम्पिरिकल रिजल्ट्स भी आते हैं। अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को इसके साथ किस तरह डील करते हैं। एक स्टडी हुई थी अखबूची फुकुशिमा एंड टेडशी के उन्होंने जो है एक स्टडी की जिसमें जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया था ऑफ कल्चर वैल्यूज़ एंड हाउ पीपल मेक डिसीजंस। उन्होंने अमेरिकन यानी कि मोर इंडिविजुअलिस्टिक, जापानीज़ में मोर कलेक्टिविस्ट स्टूडेंट्स को ये रिकॉल करवाया कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसके अंदर जो है वो उनको कॉन्फ्लिक्ट आया हो, उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर आपने 1 मिनट लेना है, आप सोचें ऐसा कोई जो है वो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट जो कि आपने रिसेंटली फेस किया हो। अब जब आप उसको रिकॉल करेंगे उस सिचुएशन को, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा कि आपके पास याद करें कि आपने क्या किया था, बट व्हाट यू वांटेड टू अचीव। यहाँ ही इस स्टडी में भी यहाँ पर यही इन पार्टिसिपेंट्स ने किया। पार्टिसिपेंट्स को जो है वो कहा गया कि आपने ये रेट करनी है ऑन सेवरल स्केल्स जो कि उनको दी गई थी किसकी, गोल्स की एंड टैक्टिक्स की। ऑथर जो है वो उसने डिफ्रेंशिएट किया था 4 मेजर टैक्टिक्स के। हर टैक्टिक के अंदर सेवरल सब टैक्टिक्स थे जैसे कि कॉन्सिलिएशन, असर्शन, थर्ड पार्टी इन्वेंशन एंड अवॉइडेंस। अब जो कॉन्सिलिएशन टैक्टिक जो है उसको क्या कहा गया था कि वो क्या है, वो कंसोलिडेशन है एक की, एंड जो दूसरा उसका गोल है जो कि उसको इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे। असर्शन क्या है, असर्शन इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली असर्टिंग वंस रिक्वेस्ट। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या है कि आप जो है वो एक अटैम्प्ट करते हो टू सीक हेल्प और एडवाइस फ्रॉम द अदर। एंड अवॉइडेंस इज सीन एज अ पैसिव टैक्टिक, ये जो कि आपने जो है वो कन्फ्रंटेशन के दरम्यान में जो है वो अवॉइड कर दिया था। कॉन्सिलेशन और असर्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्टिक्स थे टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड अवॉइडेंस आर द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आए थे, तो रिजल्ट्स ने ये शो किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं इन द इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न कंट्रीज़ वो दे आर वे मोर कॉन्फिडेंट देन ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देन द स्टूडेंट्स इन द कलेक्टिविस्टिक ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। एशियन स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने स्कोर किया था ऑन द लास्ट 3 डायमेंशंस, बक पासिंग, अवॉइडिंग एंड हाइपर विजिलेंस देन वेस्टर्न स्टूडेंट्स। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी वाज नॉट द डिफरेंस बल्कि इनके अंदर सिमिलैरिटी थी इन द रेटिंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर जो है वो 6 कंट्रीज़ के दरमियान में। इंटरेस्टिंगली कोई भी ऐसा क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो इसके अंदर विजिलेंस के अंदर नहीं किया गया लास्ट, बल्कि इन एडिशन हर जो है वो कंट्री के जो रिलेशनशिप था बिटवीन डिसीजन मेकिंग सेल्फ एस्टीम उसको जो है वो नेगेटिवली को रिलेट किया गया विद द माल अडैप्टिव कॉपिंग पैटर्न्स के साथ, और उसको जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो रिलेट किया गया, पॉजिटिवली भी रिलेट किया गया विद द टू द विजिलेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप सोचते हैं कि यू आर अ बैड डिसीजन मेकिंग तो आपको जो है वो यू आर मोर लाइकली टू फॉलो मालिडेटिव कॉपिंग पैटर्न्स। एक स्ट्रेंथ होती है इसकी इस स्टडी की कि इट मेजर्स डिसीजन मेकिंग इन 6 डिफरेंट कल्चर्स, जो कि जिसमें हम लोगों को क्या हुआ था, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, सेल्फ एस्टीम, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज़ के दरम्यान में रिलेशनशिप हम लोगों को पता चला था। जैसे कि इट डिपेंड्स, आई फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि आप ये बात कर लें कि जब अब मैं शॉपिंग पे जाता हूँ तो क्या करता हूँ, या फिर जब मैं प्लान करता हूँ अपने हॉलीडेज़, जब मैं शॉपिंग पे जाता हूँ मैं कंपेयर नहीं करता 10 में से जो है वो 10 प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को और फिर मैं उनमें से जो है वो एक को ख़रीदने से पहले, लेकिन आई मेक मोर इम्पल्सिव और नॉन विजिलेंट डिसीजंस वाइल डूइंग शॉपिंग। जब मैं अपने हॉलीडेज़ के लिए प्लान करता हूँ तो मेरे पास जो है वो क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मोर विजिलेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है जो है वो क्या आता है
इज़ रिलेटेड टू द अडॉप्टिविटी ऑफ द डिसीजंस, कि आप डिसीजंस को कितना अडॉप्ट कर लेते हैं, कि क्या पीपल जो हैं वो एडजस्ट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर टू डिफरेंट डिमांड, जो भी सिचुएशन डिमांड कर रहा होता है डिफरेंट उसकी जो है डिमांड्स हैं, या फिर जो है वो डू वी फाइंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट शो द सेम डिसीजन मेकिंग पैटर्न डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, या फिर हम जो है वो क्या कर देते हैं फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सिचुएशन डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हमारी हो जाती है। ऑफ कोर्स ये वाली स्टडी तो इसको आंसर नहीं कर पाई थी इस क्वेश्चन को थॉरली, लेकिन कुछ डाटा जो है वो ये शो करता है इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इनके दरमियान, इंडियन एंड जर्मन स्टूडेंट्स के दरमियान, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड द नंबर ऑफ डिसीजंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन इस गेम के अंदर इन सर्टेन पीरियड्स के अंदर उसको कंपेयर किया गया, तो जो हाई कोरिलेशन थी ऑफ डिसीजंस एंड क्वेश्चंस वो इंडिकेट कर रही थी सिमिलर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, एंड द लो कोरिलेशन वुड शो अ चेंज इन द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। ओवरऑल जो हाई कोरिलेशन थी वो जो है वो जर्मन ग्रुप के अंदर देखी गई, जो कि इंडिकेट करती है कि रिलेटिवली स्टेबल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, जबकि इंडियन ग्रुप के अंदर जो है वो कोरिलेशंस वर मोस्टली नॉट सिग्निफिकेंट, जो कि इंडिकेट करी थी फ्लैक्सिबल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ये रिजल्ट हम लोगों को क्या एट्रीब्यूट करता है कि जो कलेक्टिविस्ट एंड इंडिविजुअलिस्टिक बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पर्सन जो इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ रखते थे उन वो क्या करते थे, वो उसको जो है वो अपने आप को इस तरह देखते थे एज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस, और जो जबकि जो दूसरे लोग थे वो क्या करते थे कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज़ को जो है वो एज अ देखते थे, और वो अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप कंसीडर करते थे, मोर सेंसिटिव टू सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या हुआ, देयरफॉर इट इज़ मोर लाइकली दैट दे वांट टू टेक डिसीजंस इन कॉग्निजेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, कि दूसरे भी जो है वो इस सिचुएशन को जो है वो अप्रोच कर सकें, उसको जो है वो फॉलो कर सकें टू द करंट डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, उसकी जो है वो उसके साथ जो है एडजस्टमेंट हो सके। अब जो डिसीजन मेकिंग को स्टडी करने का एडवांटेज क्या हुआ विद द कंप्यूटर स्टिमुलेशन, के लोगों के जो है वो दे रियली मेक दे पीपल हैव टू रियली मेक डिसीजंस, कि उनको जब ये डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता था कि व्हाट दे वुड डू, बल्कि वो एक्चुअली उसको करते थे। इसके अलावा जो है वो क्या करते थे, उनको डिसीजंस का जो इनके डिसीजंस का रिजल्ट देखते हुए भी वो फर्दर डिसीजंस लेते थे। डिसीजन मेकिंग को इसका ऐसा प्रोसेस दिखाया गया ना कि जब एक स्टैटिक वन टाइम एक्टिविटी है। हाउएवर इस स्टडी के अंदर ये जस्ट जो है वो इंडिया और जर्मनी के अंदर कंडक्ट की गई, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो उसको जो है वो कंडक्ट किया जा सकता था इनटू सच अ कंपैरिजन। सेकंड, इंडिया जो है वो टिपिकल कलेक्टिविस्ट कल्चर नहीं है, इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये बोथ है एज एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर। 3 स्टडीज़ डिस्कस की गई बाय यूजिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू स्टडी डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। फर्स्ट स्टडी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अमेरिकन एंड जापानीज स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, उन्होंने कोई एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन सोचनी थी और उसके ऊपर जो है रेटिंग करनी थी टू सर्टेन क्वेश्चंस एंड टैक्टिक्स। जो दूसरी स्टडी थी उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को कहा गया फ्रॉम 6 डिफरेंट कंट्रीज आंसर्ड अ क्वेश्चनेयर, और जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग थी उसके अकॉर्डिंग, उस स्टाइल एंड उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने उस क्वेश्चनर को आंसर किया। थर्ड में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जर्मन एंड इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो कंप्यूटर स्टिमुलेटेड गेम के थ्रू जो है वो डील करवाया गया, और उनका जो है वो एक क्या जो रोल था वो बताया गया। हर स्टडीज़ ने जो है वो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस शो किया बिटवीन डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। तो इसको हम जिस तरह समराइज़ करेंगे कि दूसरी स्टडीज़ भी हम लोग को ये शो करवाती है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं दे आर रिलेटेड टू एक्टिव एंड असर्टिव डिसीजंस मेकिंग स्ट्रेटजीज, वेयर एज कलेक्टिविस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो किसके साथ रिलेट कर रही हैं, पैसिव, कॉशन एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि अवॉइडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। दैट्स ऑल।